हेलो एवरीवन। ऑनलाइन विद्याधन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन की, जो कि यूनिट 9 है, जिसमें हम एजुकेशन मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में चर्चा करेंगे और जानेंगे कि इसमें जो है महत्वपूर्ण जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं वो कौन कौन से हैं। और यहाँ पर हम आज बात करने जा रहे हैं शैक्षिक प्रशासन की, एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन की। तो वास्तविकता में हमें पता होना चाहिए कि ये एडमिनिस्ट्रेशन होता है, प्रशासन होता है, वो क्या होता है, ये कहाँ से लिया गया। जो मेन बातें हैं वो चीज़ें हमें समझना ज़रूरी हो जाता है एग्ज़ाम की दृष्टि से। यहाँ पर हम उन सभी बातों की चर्चा करेंगे जो एग्ज़ाम की दृष्टि से हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन शब्द की जो व्युत्पत्ति है, मतलब इसकी उत्पत्ति जो है लैटिन भाषा के, जो लैटिन एक शब्द है मिनिस्टर शब्द से हुई, जिसका आशय या जिसका अर्थ होता है दूसरों की सेवा में रत रहने वाला व्यक्ति। मतलब जो दूसरों की सेवा में हमेशा तत्पर रहता है, उसकी सेवा करता है, उसको जो है एडमिनिस्टर या मिनिस्टर कहा गया। क्योंकि मिनिस्टर जो लैटिन वर्ड है, मिनिस्टर से ही एडमिनिस्टर शब्द की, एडमिनिस्ट्रेशन शब्द की व्युत्पत्ति हुई है। प्रशासन का अर्थ हुआ प्रभावशाली ढंग से अपने अधीनस्थ लोगों की सेवा करने की कला। क्योंकि प्रशासन अपने आप में कला और विज्ञान दोनों ही है। कलात्मक ढंग से, वैज्ञानिक पूर्ण तरीके से जब प्रशासन सही किया जाता है, तब प्रशासक सही तरीके से अपने कार्य में कुशल क्षेम तरीके से अपने कार्य को कह सकते हो कि पूर्ण रूप से अच्छी तरीके से कर पाता है। शैक्षिक प्रशासन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा संबंधित व्यक्तियों के प्रयासों का एकीकरण तथा उचित सामग्री का उपयोग इस प्रकार किया जाता है जिससे कि मानवीय गुणों का समुचित विकास हो सके। अब इसको समझने के लिए ज़रूरी हो जाता है कि हम जो है शैक्षिक प्रशासन की जो उसकी विशेषताएं हैं, उन विशेषताओं को समझ लें। क्योंकि विशेषताओं के आधार पे उसकी मीनिंग को, उसके कंसेप्ट को, उसकी प्रकृति को, उसके नेचर को भी हम समझ जाते हैं। उसके मीनिंग को समझ जाएंगे, उसकी जो कंसेप्ट है, उसका जो नेचर है, तीनों चीज़ों को क्लियर हो जाता है हमारी करेक्टरिस्टिक्स से। क्योंकि जब हमारा मीनिंग क्लियर होता है, हमारा नेचर क्लियर होता है उसका, तो हम जो है निश्चित तौर पे उसके आंसर अपने आप दे पाते हैं। शैक्षिक प्रशासन की प्रकृति कार्यशील और नियंत्रित होती है। नियंत्रित होने का मतलब है कि जो प्रशासक है वह अधीनस्थों के साथ मिलके अपने कार्य को कुशलतापूर्वक कंप्लीट करता है, उसे पूर्ण करता है। क्योंकि अधीनस्थों से काम लेना आसान नहीं होता। इसलिए कलात्मक ढंग से प्रशासक को अपना जो वर्क है, जो कि उसको मिला है या फिर जो उसे कार्य कंप्लीट करना है, अपने अधीनस्थों के साथ उसे बताना होता है और कलात्मक और वैज्ञानिक ढंग से उसे कंप्लीट करना होता है। शैक्षिक प्रशासन एक समन्वित प्रक्रिया है। शैक्षिक प्रशासन एक मानवीय प्रक्रिया है, क्योंकि शैक्षिक प्रशासन में ह्यूमन प्रोसेस के रूप में ही जानी जाती है। क्योंकि जो मानवीय संबंध होते हैं, उन्हीं के बीच में ये शैक्षिक प्रशासन पाया जाता है। शैक्षिक प्रशासन का स्वरूप सदैव गतिशील होता है। शैक्षिक प्रशासन उपयोगिता पर आधारित होता है, क्योंकि जब जैसी उपयोगिता होती है वैसा ही शैक्षिक प्रशासन वहाँ पर करना होता है। उसी तरीके से उसको जो प्रशासक है उसको कंप्लीट करता है। शैक्षिक प्रशासन का कार्य व्यावसायिक विकास में सहायता करना होता है। जो वोकेशनल डेवलपमेंट में एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन अपना महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है, इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने का। जैसे कि जो वोकेशनल डेवलपमेंट अगर हम करना चाहते हैं, किसी भी व्यवसाय का हम विकास करना चाहते हैं, तो वहाँ पर हमारे लिए शैक्षिक प्रशासन आवश्यक होता है। क्योंकि किसी भी क्षेत्र में किसी व्यक्ति को कुछ जो है प्रशिक्षुओं को अगर हम किसी स्किल को लेके हम ट्रेंड करना चाहते हैं, भले ही चाहे वो हमारे अधीनस्थ हों, हमारे स्टूडेंट्स हों, हमारे कर्मचारी हों, उनको ट्रेंड करना चाहते हैं, तो ऐसी स्थिति में हमें वहाँ पर शैक्षिक प्रशासन की आवश्यकता महसूस होती है। नीति एवं कार्यक्रम निर्धारण में सहायक होते हैं। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं शिक्षा प्रशासन के विकास की, डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन की, तो समाज में जितने भी संस्थाएं, समूह या संगठन होते हैं, वे सभी प्रशासन के द्वारा गति प्राप्त करते हैं। बगैर किसी प्रशासन के कोई भी संस्था अग्रसर नहीं हो सकती, बगैर किसी प्रशासन के कोई भी संस्था आगे नहीं बढ़ सकती। प्रशासन
वांछित या जो निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए उन्हें उनके कार्यक्रमों के संचालन की द्वारा सक्रिय बनाए रखता है। क्योंकि जब तक उसको जो है प्रशासक हैंडल नहीं करेगा, उसको सही तरीके से ऑर्गेनाइज तरीके से कार्य नहीं करेगा, तब तक कोई भी संस्था आगे नहीं बढ़ सकती। क्योंकि जब उसको अपनी मेरिट्स और डिमेरिट्स के बारे में नहीं पता होगा, तो डिमेरिट्स को कभी वो दूर नहीं कर पाएगा, अपने दोषों को कभी दूर नहीं कर पाएगा। मतलब कोई भी संस्था, क्योंकि जब भी कोई संस्था अग्रसर हो रही होती है, तो उसको समय समय पर अपना मूल्यांकन भी करना होता है कि किन क्षेत्रों में उसकी कुछ कमियां हैं। शिक्षा प्रशासन का परंपरागत युग की अगर हम बात करते हैं, ट्रेडिशनल एरा के टाइम एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, क्योंकि परंपरागत समय में आप अच्छी तरीके भली भांति समझते हैं क्या है, किस तरीके से उसको रोल प्ले जो प्रशासन है वो रहता था। क्योंकि जो परंपरागत युग था, ट्रेडिशनल एरा जो था, तो वैसी स्थिति में पोस्ट कॉप जैसे कंसेप्ट निकल के आए थे, और पोस्ट कॉप से ही एग्जाम में बन जाता है पोस्ट कॉप का फुल फॉर्म क्या है, या पोस्ट कॉप किसने दिया था। और उसमें जो वर्ड्स है पोस्ट कॉप जो 7 वर्ड्स से बना हुआ है, उनमें अपने अपने वर्ड्स का मीनिंग छुपा हुआ है। उन सभी के बारे में हम इसमें चर्चा करने वाले हैं। यहाँ से भी प्रश्न बन जाता है कि टेलरिज्म जो क्या होता है, टेलरवाद क्या है। टेलर ने अपने विचार दिए थे। टेलर एक जो है कह सकते हो कि शिक्षा शास्त्री थे, और इन्होंने अपने कुछ विचार दिए थे। परंपरागत विचारधारा के विकास में टेलर, फ्योल तथा वेबर का विशेष योगदान रहा है। लोक प्रशासन के विद्वान इस बात पर सहमत थे कि नीति निर्धारण तथा क्रियान्वयन अभिकरण पृथक पृथक होने चाहिए। मतलब नीति निर्धारण के लिए और उसको एडमिनिस्टर करने के लिए जो एजेंसीज हैं वो अलग अलग होनी चाहिए। इससे उत्पादन या निष्पत्ति के लक्ष्यों में वृद्धि होती है। क्योंकि जब दोनों संस्थाएं अलग अलग होंगी, दोनों एजेंसीज अलग अलग होंगी, तब क्या होगा कि उनके कुछ अपने गोल होंगे, उनको कुछ अपने लक्ष्यों को दिया जाएगा कि उन्हें क्या गोल कंप्लीट करने हैं अपने एक टाइम ड्यूरेशन में। तब अलग अलग एजेंसी होती है तो उसमें वर्कर्स भी अलग अलग होते हैं। वर्कर्स अलग अलग होते हैं तो उनको कुछ अपने गोल दिए जाते हैं कि किस टाइम तक कितना गोल कंप्लीट होना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि लक्ष्यों की अधिक से अधिक हम जो है प्राप्ति कर पाते हैं, उनमें वृद्धि भी कर पाते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं फ्रेडरिक डब्ल्यू टेलर को। इस संबंध में वैज्ञानिक प्रबंध आंदोलन का जन्मदाता कहा जाता है। टेलर आर्थिक तार्किकता, कठिन परिश्रम, परिभाषित सामाजिक भूमिका तथा स्थिति में विश्वास करते थे। टेलर के द्वारा दिए गए सुझाव कौन कौन से? सबसे पहले बात करते हैं समय अध्ययन अधिनियम की। सभी उत्पादन कार्यों का मापन समय से होना चाहिए। उत्पादन वस्तुओं की गुणवत्ता का ध्यान भी इसी समय माप में आ जाता है। मतलब ये जो टेलरवाद था, जो टेलरिज्म था, उन्होंने जो अपने विचार दिए थे, और इनका एक विचार और था कि जो सैलरी से रिलेटेड भी था कि ना ही बहुत ज़्यादा अधिक सैलरी दी जानी चाहिए, ना ही बहुत ज़्यादा कम दी जानी चाहिए। ज़्यादा देने का मतलब हो जाता है कि उसकी आर्थिक स्थिति एकदम संपन्न हो जाना। कुछ चीज़ें देखो समय के हिसाब से बदलती रहती हैं, और जो समय के हिसाब से जो बदलती हैं वो जो है, जब उन्होंने उस समय जो दिया था अपने विचार, वो उस समय के लिए 100% कह सकते हो कि सत्य साबित हो सकते थे। पर वर्तमान समय में बहुत सारी चीज़ें बदल जाती हैं, परिस्थितियाँ बदल जाती हैं। तो आप ये नहीं कह सकते किसी को ज़्यादा सैलरी या कम देना, क्योंकि हर व्यक्ति की कार्य क्षमता होती है। उस पोस्ट के अकॉर्डिंग ही कोई भी जो नीति नियंता होता है, जब कोई नीति बनाई जाती है, जो नीति नियंता है वो जो है, नीति नियंता जब कोई नीति बनाता है या किसी व्यक्ति का सिलेक्शन करता है, तो उसके काम के अकॉर्डिंग ही उसको सैलरी देता है। हम उस समय ये नहीं कह सकते उसकी सैलरी कम है या ज़्यादा है। जो उसका काम है उसकी सैलरी उसके अकॉर्डिंग दी जाती है। पर जब इन्होंने बताया कि किसी की सैलरी कम या ज़्यादा हो, कैसी होनी चाहिए, बहुत समय में कम समय में बहुत ज़्यादा नहीं दे देना चाहिए, तो ऐसी कुछ बातें वर्तमान समय में हो सकता है सत्य ना हो। पर उन चीज़ को मैंने यहाँ नहीं लिया, क्योंकि हमारा उद्देश्य है एग्ज़ाम से रिलेटेड आपको नोट्स प्रोवाइड करवाना। अब इन्होंने टेलरवाद में कुछ अपने सुझाव दिए थे कि शैक्षिक प्रशासन में कुछ चीज़ों का ध्यान देना अत्यंत आवश्यक होता है। सबसे पहले समय अध्ययन अधिनियम पर हमें ध्यान देना चाहिए। उत्पादन इकाई अधिनियम पर ध्यान देना चाहिए, जिसमें
समयानुसार उत्पादक वस्तुओं की मात्रा को गुणवत्ता के अनुपात में श्रम की मजदूरी निर्धारित की जानी चाहिए। मतलब जो कार्य है उसकी पहले से मजदूरी निर्धारित की जानी चाहिए, फिक्स कर देनी चाहिए। श्रमिकों को उसकी योग्यता और क्षमता के अनुसार अधिकतम और उच्चतम स्तर का जो उसका स्तर है उसको प्रदान किया जाना चाहिए कि उसे कम से कम कितना मिलना चाहिए और मैक्सिमम कितना मिलना चाहिए। जैसे कि अभी भी आपने देखा होगा कि किसी भी टीचर को मिनिमम सैलरी कितनी होनी चाहिए और मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए, एक लेवल को लेके, किस लेवल का टीचर है उस लेवल के टीचर की मिनिमम सैलरी क्या होगी। जैसे कि मान लीजिए एसएफएस के जो टीचर्स होते हैं वो 15,600 उनका एक न्यूनतम वेतन होता है, बल्कि अधिकतम तो होता ही नहीं है, क्योंकि आप और हम भली भांति परिचित हैं एसएफएस कॉलेजेस के से कि वो वहाँ का प्रशासन एसएफएस कॉलेज का वो यही चाहता है कि मिनिमम सैलरी में ही हम मैक्सिमम रिजल्ट प्राप्त कर सकें। लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं गवर्नमेंट द्वारा बनाई गई योजनाओं का, गवर्नमेंट द्वारा बनाई गई नीतियों का, क्योंकि वहाँ पर जो सैलरी 15,600 होती है और मैक्सिमम जो जाती है वो कितना है, यहाँ पर ये सारी बातें ध्यान देनी होती हैं। जैसे कि आप लोग में से बहुत सारे लोग प्राइमरी जूनियर में टीचर्स होंगे, तो आपने देखा होगा कि मिनिमम सैलरी कितनी होती है, मैक्सिमम कितनी होती है, एक लेवल का, जिस लेवल के आप टीचर हैं उसी लेवल में कितना होना चाहिए, चाहे वो एक मजदूर हो, एक जो है शिक्षक हो, एक प्रशासक हो, कोई भी हो। यहाँ पे ये बात बोली गई है। इसके बाद हम बात करते हैं नियोजन तथा निष्पत्ति की पृथकता का अधिनियम। कर्मचारियों से व्यवस्था अपने हाथों में प्रशासकों को ले लेनी चाहिए। नियोजन प्लानिंग का दायित्व तथा यथार्थ रूप में निष्पत्ति अपने हाथों में प्रशासक को ले लेनी चाहिए। इसका मतलब है कि समय समय पे जो आपने कार्य अपने वर्कर्स को दिए थे, वो जब ऐसी स्थिति आ जाए जब उन्हें लगे कि उन सभी कार्यों को अपने हाथ में लेके, मतलब अपने हाथ में लेने का मतलब है कि उसको जो है कंट्रोल खुद ही करना चाहिए। अगर वो खुद ही कंट्रोल करेंगे तो जो वर्क की क्वालिटी होगी, काम की क्वालिटी होगी, उसमें इम्प्रूवमेंट भी रहेगा और उसमें जो है कह सकते हो विश्वसनीयता भी रहेगी। व्यवस्थापक नियंत्रण अधिनियम की अगर हम बात करते हैं, व्यवस्था के वैज्ञानिक सिद्धांतों तथा नियंत्रण के उपायों के क्रियान्वयन हेतु व्यवस्थापकों की को जो है प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। जो भी व्यवस्थापक हैं जो वहाँ कर कह सकते हो कि व्यवस्था को बना के रखते हैं, ऑर्गेनाइजर कह सकते हो जिन्हें, तो उनको ट्रेंड करना चाहिए। ट्रेनिंग हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी योजना को कंप्लीट करवाने के लिए। जब तक योजना जो बनाई गई है उसको सही तरीके से ट्रेंड नहीं किया जाएगा और उसके ऑर्गेनाइज़र को, तब तक कोई भी योजना कंप्लीटली सक्सेसफुल नहीं हो सकती। इसके बाद हम बात करते हैं शिक्षा प्रशासन की आवश्यकता और उसके उपयोग की। तो यहाँ पर सबसे पहले बात की जा रही है शैक्षिक प्रशासन के कर्मचारियों में प्रयासों को संगठित तथा मानव मूल्यों, मानवीय जो गुण हैं को समुचित रूप से विकसित करने के लिए साधनों की उचित उपयोग की प्रक्रिया है। इसका संबंध केवल बच्चों से ही नहीं है वरन प्राणों से संबंधित शिक्षा कर्मचारियों से भी होता है। यहाँ पर इसकी आवश्यकता की अगर हम बात करते हैं योग्यता की, तो सबसे पहले बात आती है शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए समाज के लक्ष्यों की पहचान करना। सेकंड नंबर, शिक्षा कार्यक्रमों का नियोजन करना, साधनों का उपयोग करना, समन्वय तथा नियंत्रण करना और मूल्यांकन करना। ये जो आपको 6 इसकी जो है कह सकते हो कि आपको क्या बताया गया, इसकी आवश्यकता बताई गई है कि शैक्षिक जो प्रशासन है उसकी क्या क्या किस किस क्षेत्र में उसकी आवश्यकता पड़ सकती है। सबसे पहले कह सकते हो शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए हम जो शैक्षिक प्रशासन हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। जब तक जो हमारे लिए शैक्षिक उद्देश्य बनाए गए हैं उनको हम प्राप्त करना चाहते हैं तो इसके लिए ज़रूरी है कि सही तरीके से हम जो शैक्षिक प्रशासन का प्रयोग करें। जो सामाजिक लक्ष्यों को बनाने हैं या सामाजिक जो लक्ष्य बनाए गए हैं उनकी पूर्ति के लिए शैक्षिक प्रशासन का सही तरीके से प्रयोग करना अत्यंत आवश्यक है। साधनों का जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं उनका सही तरीके से उपयोग कैसे हो, इसके लिए भी ज़रूरी हो जाता है कि हम जो शैक्षिक प्रशासन का सही तरीके से प्रयोग करें। इसके बाद हम बात करते हैं इसकी उपयोगिता की, उसके यूजेस की, इसकी यूटिलिटी की। तो शैक्षिक प्रशासन का जो उपयोगिता वो सर्वविदित है, क्योंकि जब तक हम जो है प्रशासनिक तरीके से, प्रशासनिक ढंग से कोई कार्य नहीं करते हैं तब तक हम अपने उद्देश्य को
पूर्ण नहीं कर पाते हैं। साथ ही साथ इसकी जिसकी वजह से इसकी उपयोगिता अपने आप ही समझ आती है कि हमारे क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में शैक्षिक प्रशासन बहुत ही बड़ी भूमिका अदा करता है। मानवीय संबंधों के विकास में शैक्षिक प्रशासन का अपना उपयोग होता है। प्रयासों के एकीकरण में अपना उपयोग होता है। संबंधों की व्यवस्था के लिए, शिक्षा को सेवा मानने के लिए, शैक्षिक प्रक्रिया को गति देने के लिए और समग्रता के लिए इसका एक महत्वपूर्ण योगदान होता है। इसके बाद हम बात करते हैं शैक्षिक प्रशासन के उद्देश्यों की। तो शैक्षिक प्रशासन के उद्देश्यों में सबसे पहले जो लूथर गुलिक थे, इन्होंने शैक्षिक प्रशासन के उद्देश्यों का प्रतिपादन करते हुए एक सूत्र दिया जिसे हम पोस्ट कॉप कहते हैं। पोस्ट कॉप, POSD, पोस्ट कॉप, CORB, पोस्ट कॉप। ये जो आपको कुछ वर्ड्स दिए गए, 8 वर्ड्स, इन 8 वर्ड्स में अपना एक 7 मीनिंग छुपे हुए हैं। P फॉर हो जाता है प्लानिंग, जिसे हम कहते हैं नियोजन करना। O फॉर हो जाता है ऑर्गेनाइजिंग, जिसे हम व्यवस्था करना कहते हैं। S फॉर हो जाता है स्टाफिंग, जिसे हम नियुक्तियां दे करना कहते हैं। D फॉर डायरेक्टिंग, निर्देशन करना। CO फॉर कोऑर्डिनेटिंग, समन्वय करना। R फॉर रिपोर्टिंग, आलेख तैयार करना। B फॉर बजटिंग, बजट तैयार करना। ये इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ से प्रश्न पूछ लिया जाता है कि पोस्ट कॉर्प का संबंध किससे है, तो लूथर गुलिक का आ जाएगा। या फिर पोस्ट कॉर्प का प्रतिपादन किसने किया था, लूथर गुलिक ने किया था। इनकी मीनिंग पूछ ले जाते हैं कि पी पोस्ट कॉर्प में पी का जो मीनिंग का संबंध किससे है, प्लानिंग से है। ओ का ऑर्गेनाइजिंग से है। एस का स्टाफिंग से है। डी का डायरेक्टिंग से है। सी ओ का कोऑर्डिनेटिंग से है। आर फॉर रिपोर्टिंग से है। बी फॉर बजटिंग से है। इस तरीके से यहाँ पर प्रश्न बन जाते हैं। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कुछ इसके उद्देश्यों की, अन्य उद्देश्यों की बात करते हैं, तो सबसे पहले अगर हम उसको ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले बात आती है शैक्षिक कार्यों की जटिलता को सरल बनाना। जो हमारे शैक्षिक कार्य होते हैं जो जटिल हैं, उनको सरल बनाने में शैक्षिक प्रशासन हमारी मदद करता है। शिक्षण हेतु समुचित वातावरण उत्पन्न करने में हमारी मदद करता है। शिक्षण संबंधी साधनों और उपकरणों की व्यवस्था करना किसका काम होता है, शैक्षिक प्रशासन का काम होता है। योग्य शिक्षकों तथा कर्मचारियों की नियुक्ति करना, शैक्षिक अर्थव्यवस्था के लिए बजट बनाना, शैक्षिक कार्यक्रमों की गतिविधियों पर नियंत्रण करना, कर्मचारियों में परस्पर अच्छी भावना का विकास करना, शोध कार्यों के लिए समुचित वातावरण तैयार करना, ये जो है शैक्षिक प्रशासन के उद्देश्यों में इसको सम्मिलित किया जाता है। क्योंकि जब तक शोध नहीं किए जाएंगे तब तक कुछ नई चीज़ें निकल के नहीं आएंगी, और जब नई चीज़ें निकल के आती हैं तो वही चीज़ें शिक्षा के क्षेत्र में अपनी कह सकते हो कि नई क्रांति लेके आते हैं। तो इस वीडियो में हमने जाना कि जो शैक्षिक प्रशासन है वो क्या है। अब हम अगले वीडियो में जानेंगे कि शैक्षिक प्रबंधन क्या होता है। शैक्षिक प्रबंधन भी जब हम समझ जाएंगे तो इसके बाद जो अन्य टॉपिक हैं उन टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करेंगे। और आशा है कि ये जो टॉपिक है आप लोगों के लिए उपयोगी सिद्ध होगा। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।